तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ असिम्प्टोट्स और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वर्किंग रूल टू फाइंड द एसिम्प्टोट्स फाइंड करने का वर्किंग रूल देख चुके थे। अब बारी है उसके ऊपर क्वेश्चंस करने का, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करेंगे तो उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट के साथ साथ, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में आसानी से सॉल्व कर सको। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है। तो आप लोग साथ में नोटबुक निकाल करके रख लेंगे। देखिए बोल रहा है फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व। आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताए थे कि कोई कर्व दिया रहेगा और उस कर्व का एसिम्प्टोट्स निकालना रहेगा, क्योंकि एसिम्प्टोट्स क्या होता है, एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन होता है जो किसी भी कर्व को, ये जो कर्व दिया रहेगा ना, उस कर्व को इन्फिनिटी पे टच करेगा, वही तो होता है एसिम्प्टोट्स। तो उसी एसिम्प्टोट्स को निकालना है जो इस कर्व को टच करेगा इन्फिनिटी के ऊपर। तो इसका वर्किंग रूल आप लोग समझ लिए हैं पिछले क्लास में। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि कैसे वर्किंग रूल काम करता है, क्या स्टेप्स हैं। एक बार क्विक रिवीजन। तो देखिए वर्किंग रूल क्या था। सबसे पहले आप लोगों को कर्व दिया रहेगा, उस कर्व को f(x, y) = 0 करके इक्वेशन मान लेना है, राइट। उसके बाद अगला स्टेप में था कि जो x है, x के जगह पे 1 पुट करेंगे और y के जगह पे m पुट करेंगे। x के जगह पे 1 और y के जगह पे m, किसमें, हाईएस्ट डिग्री टर्म और सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म में। मतलब x का जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसमें और x का जो सेकेंड हाईएस्ट पावर रहेगा उसमें 1 पुट करेंगे और m पुट करेंगे। उसके बाद फाई n m = 0 पुट करते हैं और यहाँ से m का वैल्यू फाइंड किया करते थे। ये वर्किंग रूल में हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद स्टेप था टू फाइंड c और c फाइंड करने का 2 फॉर्मूला बताए थे कि अगर m है वो रिपीट करेगा और m है वो नॉट रिपीट करेगा। मतलब m का अलग अलग वैल्यू आएगा, उसके लिए c का फॉर्मूला बताया गया था, और m का वैल्यू अगर रिपीट करेगा उसके लिए c का फॉर्मूला बताया गया था। ये सब क्लियर है कि ये वर्किंग रूल हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में एसिम्प्टोट्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, काम हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में आते हैं। यहाँ पे देखिए कर्व दिया गया है ये, तो हम लोग मान लेते हैं लेट f(x, y) पहला स्टेप था। f(x, y) = जो दिया गया उसको लिख दीजिए, x³ - 2x² y प्लस xy² प्लस x² - xy प्लस 2 = 0। इक्वेशन 1। इसके बाद का स्टेप था कि पुट x = 1 एंड y = m। x के जगह पे 1 पुट करना था और y के जगह पे m पुट करना था। किसमें, हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म कितना है, जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा जिस टर्म में, वो हो जाएगा हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट डिग्री टर्म ये है, हाईएस्ट डिग्री टर्म ये भी है, क्योंकि इसका पावर 3 है और इसका पावर भी 3 है, क्योंकि x का पावर 2 और y का पावर 1, 2 और 1 3। इसका पावर 2 और इसका पावर 1 3। तो ये भी हाईएस्ट डिग्री टर्म है, ये भी हाईएस्ट डिग्री टर्म है और ये भी हाईएस्ट डिग्री टर्म है। मतलब हाईएस्ट पावर जिसका 3 है, जोड़ने के बाद या फिर डायरेक्ट, वो हो जाता है हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो यहाँ पे पुट करना है x = 1 एंड y। तो आगे लिखिए पुट x = 1 एंड y = m।
इन, हम लोग क्या लिख देते हैं, हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो यहाँ पे हाईएस्ट कितना है, 3 है। हाईएस्ट डिग्री टर्म कितना है, पावर में जो होता है वो होता है हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो इन हाईएस्ट डिग्री टर्म के जगह लिखेंगे इन थर्ड डिग्री टर्म, थर्ड डिग्री टर्म, थर्ड डिग्री टर्म, राइट। और उसके बाद लिख देते हैं एंड सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो यहाँ पे हो जाएगा एंड सेकेंड डिग्री टर्म, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री टर्म थर्ड है, मतलब पावर में 3 है इसीलिए थर्ड, और उससे एक कम क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो यहाँ से हो जाएगा सेकेंड डिग्री टर्म। तो हम लोगों को मिलेगा, वी गेट, पुट करते हैं तो सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म 1, 2 और 1, 3 है। तो इसमें हम लोग x के जगह पे 1 पुट करेंगे और y के जगह पे m पुट करेंगे। ध्यान से समझिएगा एक क्वेश्चंस को, एक क्वेश्चन को समझ गए तो बाकी सारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। पहला स्टेप में हम लोग जो दिया था लिख दिए, दूसरा स्टेप में पुट x इज इक्वल टू n एंड y इज इक्वल टू m इन थर्ड डिग्री टर्म एंड सेकेंड डिग्री टर्म। तो थर्ड डिग्री टर्म में पुट करते हैं, तो थर्ड डिग्री टर्म 1 है, 2 है और 1, 3 है। तो इसमें x के जगह पे पुट करते हैं 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 2, x के जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और y के जगह फिर से हम लोग 1m पुट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2, साथ में लिख देते हैं नहीं तो कन्फ्यूज हो जाइएगा, y के जगह पे m प्लस x के जगह पे 1 और y के जगह पे m स्क्वायर। कुछ नहीं किया गया है, जो थर्ड डिग्री टर्म है ना जिसका पावर 3 है, तो 1, 2, 3, इसमें x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू m पुट किया गया है। तो यहाँ पे x के जगह पे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 इंटू एक्स के जगह पे 1 का स्क्वायर, फिर y के जगह पे m, x के जगह पे 1 m स्क्वायर। और इसको नाम देने के लिए बोले थे फाई 3n, ये रूल में लिखाया गया है कि उसका नाम देने के लिए कहे थे फाई एन एम। तो ये हो जाएगा फाई 3m, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है। उसके बाद सेकेंड डिग्री टर्म, जितना भी सेकेंड डिग्री टर्म है जिसका पावर 2 है, तो एक इसका है और एक इसका है। तो इसके जगह पे फिर से x के जगह पे 1, y के जगह पे m पुट करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा फाई 2m, और जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है वो बताता है कि उस टर्म का पावर कितना है, जो टर्म लिखे। तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस x के जगह पे 1 और y के जगह पे m। तो इसको जब सॉल्व करके अगर लिख दें, फाई 3m इज इक्वल टू 1 माइनस 2m प्लस m स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और इसको सॉल्व करके अच्छे से लिख दें तो फाई 2m इज इक्वल टू 1 माइनस m, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। इसके बाद का स्टेप था तीसरा, क्या स्टेप था, इक्वेट, ये सब लिखाया गया है, इक्वेट फाई एन एम, फाई एन एम को 0 के साथ इक्वेट करना है एंड फाइंड वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ एम, एम का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फाई एन एम कहाँ पे, फाई एन एम, और n के जगह पे अभी क्या है, 3 है। तो यहाँ से फाई 3m को 0 के बराबर पुट करेंगे। तो फाई 3m इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज करेगा कि 1 माइनस 2m प्लस m स्क्वायर, 1 माइनस 2m प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसको आगे हम लोग अरेंज करके इधर लिखते हैं m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो आया है टर्म,
इक्वेशन वो देखने में लग रहा है कि m-1 का होल स्क्वायर है। देखिए m का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2am, तो ये जो है वो m-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि m-1 के पावर में 2 है, तो m-1 को 2 बार लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। तो ये रिप्रेजेंट करता है m-1 इज इक्वल टू 0 एंड m-1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब m का वैल्यू 1 आया और m का वैल्यू फिर से 1 आया। तो हम लोग m का वैल्यू निकाल लिए, और m का वैल्यू कैसा है, रिपीटेटिव, और रिपीटेटिव के लिए फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे। जब m का वैल्यू रिपीट करता है तो c का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला बताया गया, और वो फॉर्मूला क्या है देखिए फाइंड c व्हेन वैल्यू ऑफ m आर रिपीटेड। क्योंकि m का वैल्यू अभी रिपीट किया है, m का वैल्यू कितना आया है 1 1, 2 वैल्यू आया है और दोनों बराबर है। उसके लिए फॉर्मूला ये वाला, ये फॉर्मूला को लगाएंगे c का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप में देन राइट द रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट्स y इज इक्वल टू mx प्लस c पर पुट करेंगे, आ जाएगा। तो देखिए, तो इसके आगे का स्टेप है m निकलने के बाद c का वैल्यू फाइंड करना। c का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो टू फाइंड c हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे, वी यूज फॉर्मूला। c निकालने के लिए 2 फॉर्मूला बताया गया था, जब m रिपीट करे और m रिपीट नहीं करे। तो m अभी क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसके पहले देखें कि m का वैल्यू 1 और 1 आया है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे c पावर में 2 अपॉन में फैक्टोरियल 2 5 3m और 2 टाइम डेरिवेटिव प्लस c2 था, यहाँ पे हो जाएगा c अपॉन फैक्टोरियल 1 5 2m, यहाँ पे 2 टाइम डेरिवेटिव, यहाँ पे 1 टाइम डेरिवेटिव प्लस 5 1m इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूला में जैसे पुट करेंगे ना, c का वैल्यू आ जाएगा। ये फॉर्मूला था c निकालने के लिए जब m का वैल्यू रिपीट करेगा। तो हम लोगों को c2 पावर में कितना है, c के पावर में 2 है, तो c का 2 वैल्यू निकलेगा। क्योंकि बार बार बताया गया है कि m का जितना वैल्यू निकलेगा उतना c का वैल्यू निकलेगा। तो m का 2 वैल्यू निकला है, c का भी 2 वैल्यू निकलेगा, क्योंकि दोनों दोस्त है m और c बोलता है कि जितना m निकलेगा उतना मैं भी निकलूँगा। यहाँ से हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। 5 3m का 2 टाइम डेरिवेटिव करना है, 5 2m का 1 टाइम डेरिवेटिव करना है, और 5 1m को वैल्यू पुट करना है। तो हम लोग क्वेश्चन से 5 3m पीछे इक्वेशन में माने हैं, 5 2m उसको लिखते हैं, 1 टाइम डेरिवेटिव करते हैं, इसका 2 टाइम डेरिवेटिव करते हैं और इसको लिखते हैं, और इन तीनों का वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखिए हम लोगों को ज़रूरत क्या है, 5 3m, ये जो 5 3m है उसका 2 टाइम डेरिवेटिव, क्योंकि 2 टाइम ऐसे ऐसे किया गया है उसका मतलब डेरिवेटिव होता है। 5 2m इसका 1 टाइम डेरिवेटिव, मतलब इसको भी 1 टाइम डेरिवेटिव करेंगे। और एक क्या चाहिए पता है, 5 1m, एक ये चाहिए। तो 1 है, इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, इस क्वेश्चन में पावर जिसका 1 है उसका वैल्यू को वहाँ पे पुट करना। तो यहाँ पे देखिए पावर किसका 1 है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो बताता है कि पावर कितना है। यहाँ पे 2 है तो हाईएस्ट डिग्री 2 है, यहाँ पे 3 है तो हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो यहाँ पे 1 है मतलब हाईएस्ट डिग्री 1 है। तो इसमें आप लोग देखिएगा तो कहीं पे हाईएस्ट डिग्री 1 है ही नहीं, यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से हो जाएगा कुछ नहीं मतलब 0। तो हम लोग इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 3 को
और इसका वैल्यू को वहाँ पे पुट करेंगे, इसको 2 बार डिफरेंशिएशन, इसको 1 बार डिफरेंशिएशन। तो देखिए इक्वेशन 2 को और 3 को वहाँ पे पहले लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से फ्रॉम टू में क्या दिया गया, फाई 3m का वैल्यू दिया गया है, क्योंकि हम लोगों को चाहिए भी फाई 3m का डबल डेरिवेटिव। तो फाई 3m कहाँ पे दिया गया है, फ्रॉम 2 में। तो 1 माइनस 2m प्लस एम स्क्वायर, और फ्रॉम 3 इक्वेशन से, क्या दिया गया, फाई 2m, जो हम लोगों को ज़रूरत है, फाई 2m, उसका वैल्यू दिया गया है 1 माइनस m। तो फाई 3m का 2 टाइम डेरिवेटिव चाहिए, तो करते हैं। सबसे पहले एक टाइम करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा 2m, और फिर एक टाइम और डेरिवेटिव करेंगे फाई 3 डबल डैश m। 0 का तो कुछ नहीं होगा, ये 0 ही, 2 का कांस्टेंट है 0 प्लस 2m का करेंगे तो 2, तो यहाँ से फाई 3m जो आया वो 2 आया, फाई 3m का डबल डेरिवेटिव। अब फाई 2m का सिंगल डेरिवेटिव किया जा रहा है, एक बार ऊपर कर रहे हैं, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से 1 का 0 और माइनस m का -1, तो ये फाई 2 डैश m का वैल्यू ही आ गया, फाई 3m डबल डैश का वैल्यू, फाई 2 डैश m का वैल्यू, और फाई 1m का वैल्यू निकालें अभी, वो भी लिख देते हैं। फाई 1m इज इक्वल टू 0। इन सभी वैल्यू को इस फॉर्मूला पे पुट करते हैं, तो यहाँ से c का वैल्यू आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा और बचा हुआ है। तो यहाँ से देखिए C2 अपॉन फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, फाई 3 डबल डैश m का वैल्यू आया है 2, प्लस c फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही होता है, और फाई 2 डैश m का वैल्यू हम लोग निकालें -1, प्लस फाई 1m का वैल्यू 0 इक्वल टू 0। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए c स्क्वायर -1 और c मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -c, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए c के पावर में 2 है और यहाँ c के पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो इन दोनों में से अगर c को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से c -1 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, c -1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि c का वैल्यू या तो 0 होगा या c -1 का वैल्यू होगा 0। तो c इज इक्वल टू 0 या फिर c -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c का वैल्यू आ गया 1 और यहाँ से c का वैल्यू आ गया 0। तो m का वैल्यू 2 के लिए c का वैल्यू भी 2 आ गया। तो इसके बाद का स्टेप क्या है, हम लोग छठा स्टेप में फिर लिखते हैं रिक्वायर एसिम्प्टोट्स आर। तो इसीलिए यहाँ से लिखेंगे रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट्स आर। रिक्वायर एसिम्प्टोट्स आर, जब m का वैल्यू क्या क्या है, 1 है और 1 है, और c का वैल्यू क्या है, 0 और 1 है। तो m का वैल्यू 1 1 है, मतलब बात बराबर है, तो m का वैल्यू को 1 ही हम लिखेंगे क्योंकि दोनों रिपीट कर रहा है। और एसिम्प्टोट्स निकालने का फॉर्मूला बताया गया y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये मेन फॉर्मूला है। तो यहाँ से m का वैल्यू एक बार पुट करेंगे और c का वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर m का वैल्यू पुट करेंगे और c का वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू m का वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 इंटू एक्स प्लस c का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। तो ये इम्प्लाइज करेगा y, यहाँ से x है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा x ही रहेगा, इधर कर देंगे तो -x इज इक्वल टू 0। दूसरा में
m का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू m का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1, तो ये इम्प्लाइज करेगा y इज इक्वल टू x। तो देखिए 2 एसिम्पटोट्स निकल गया। इसके लिए 2 एसिम्पटोट्स निकल गया और यही निकालना था। अब आप लोगों में किसी को अगर कोई क्वेश्चंस है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि हमको लग रहा है कि आप लोगों को कुछ तो पूछना चाहिए, यहाँ पे कुछ तो पूछना चाहिए, लेकिन अगर समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। सिर्फ यहाँ पे वर्किंग रूल को ध्यान में रखना था, वर्किंग रूल को ध्यान में रख करके काम करना था। बाकी एसिम्पटोट्स निकालना हो या कुछ भी निकालना हो, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 साथ में नोट कीजिएगा, क्वेश्चंस बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, फाइंड द एसिम्पटोट्स, साथ में लिखिए एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस, या फिर इसी को बोल सकता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस दे दे एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलेगा फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस, या फिर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है x एक्सिस और y एक्सिस। जहां पर कर्व दिया गया है, वेयर कर्व इज, कर्व का जो वैल्यू दिया गया है वो है x³ माइनस 2x² y प्लस xy² प्लस x² माइनस xy प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये जो कर्व दिया गया है ना, इसके लिए एसिम्पटोट्स निकालना है पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चंस को तो अभी हम लोग सॉल्व किए, राइट। इसी क्वेश्चन को सॉल्व किए लेकिन वर्किंग रूल के द्वारा। अभी हम लोग को निकालना है कि पैरेलल टू x एक्सिस इसका कैसे निकलेगा और पैरेलल टू y एक्सिस कैसे निकलेगा। और इसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया है कि पैरेलल टू x एक्सिस निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल टू 0, और पैरेलल टू y एक्सिस निकालना है, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सॉल्यूशन पे आते हैं, ऐसा हम लोग पिछले लेक्चर में भी किए थे। पैरेलल निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला बताए थे, वो फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ से पैरेलल टू x एक्सिस, यही निकालने के लिए बोला है ना, तो x एक्सिस के पैरेलल निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ से सबसे पहले लिख दीजिए पैरेलल टू x एक्सिस। इसके लिए क्या बताया गया, कैसे निकलता है एसिम्पटोट्स। सिंपल सा एक लाइन के स्टेटमेंट है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल टू 0। जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होगा ना, उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको 0 के साथ इक्वेट करना, राइट। ये होता है फॉर्मूला पैरेलल टू x एक्सिस का एसिम्पटोट्स निकालने का। तो इस इक्वेशन के अंदर देखिए कि जो हाईएस्ट पावर है x का वो कितना है। तो x का जहाँ जहाँ वैल्यू है वहाँ वहाँ पे चेक करेंगे। तो x का यहाँ वैल्यू है x का पावर 1, x का वैल्यू 2, x के पावर में 1, x के पावर में 2, x के पावर में 3, मतलब x का जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। तो यहाँ से पता चल गया कि हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है, 3 है, और इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है।
तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट लेना है ना कि इसको, तो यहाँ से हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग देख करके बोल रहे हो ये क्या ऐसा होता है कि 1 इज इक्वल टू 0, तो ये 1 इज इक्वल टू 0 कभी नहीं होता है। हम लोग ये लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि x का वैल्यू 0 है, लेकिन कांस्टेंट क्या 0 के बराबर होता है? क्या बेहुदा वाली बात बोल रहा है ये? ऐसा तो नहीं होता है। इसीलिए अगर ये बराबर नहीं होगा 0 के, तो यहाँ से नो एसिम्प्टोट्स पॉसिबल, सिंपल सा, क्योंकि कांस्टेंट है वो 0 के बराबर नहीं होता, इधर वेरिएबल आना चाहिए था या फिर लीनियर फैक्टर, तो नो एसिम्प्टोट्स पॉसिबल हो जाएगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल में किसी प्रकार का कोई एसिम्प्टोट्स नहीं होगा। अब चेक करते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम लोग देख लिए, एंड चेक करते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो यहाँ से पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया गया है कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, अब की बार क्या लेंगे, वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखेंगे कि y का हाईएस्ट पावर कितना है और उसका कोफिशिएंट कितना है, तो इसमें y का हाईएस्ट पावर, देखिए y का हाईएस्ट पावर मिल गया 2, क्योंकि यहाँ पे y का हाईएस्ट पावर 1 है, y का हाईएस्ट पावर 1 है, इधर तो y है ही नहीं, तो y का हाईएस्ट पावर 2 है, और इसको छोड़ करके जो इसके साथ रहता है वो उसका क्या हो जाता है, कोफिशिएंट। तो x, तो जो इतना बड़ा लाइन लिखा गया इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम लोगों को मिला कि x का वैल्यू क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है 0, ये पॉसिबल है, लेकिन 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये पॉसिबल है क्या कि 1 इज इक्वल टू 0, इसीलिए यहाँ पे नो एसिम्प्टोट्स पॉसिबल, लेकिन यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, हेयर x इज इक्वल टू 0 इज ओनली एसिम्प्टोट्स, यहाँ पे सिर्फ अकेला एसिम्प्टोट्स मिला, पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, सिंपल सा है, इसी का हम लोग यूज करेंगे और निकाल लेंगे पैरेलल टू एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन में चारों तरफ से मिक्स कर दिया है, और वो मिक्सी क्या किया है, सब कुछ मिला करके खाने के लिए बोलेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, फाइंड द ऑल द एसिम्प्टोट्स, यहाँ पे ऑल दिया गया है, इस वर्ड को समझिएगा कि सभी एसिम्प्टोट्स को निकालना है। ये जो कर्व दिया गया है ना, ऑफ द कर्व इतना इज इक्वल टू 0, इस कर्व का सभी एसिम्प्टोट्स निकालना है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि कोई भी कर्व दिया रहेगा या फिर कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें अगर आप लोगों को पूछे कि इस कर्व का या फिर इस इक्वेशन का कितना टोटल नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स निकलेगा, तो आप लोग 1 सेकेंड में आंसर दे दीजिएगा। 1 सेकेंड में आंसर दे दीजिएगा। वो कैसे? क्योंकि देखिए जितना नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स निकलेगा ना, वो इस पर डिपेंड करेगा कि इस कर्व का हाईएस्ट डिग्री कितना है, इस कर्व का हाईएस्ट डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर कितना है। जितना हाईएस्ट पावर होगा इस इक्वेशन के अंदर, उतना एसिम्प्टोट्स निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ दिस इक्वेशन कितना है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो हाईएस्ट पावर देखने से पता चल रहा है अगर 3 है तो इस कर्व का 3 एसिम्प्टोट्स निकलेगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कभी भी
कोई इक्वेशन दे दिया रहेगा और बोलेगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कितना एसिम्प्टोट्स निकलेगा, तो यहाँ से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि सभी एसिम्प्टोट्स निकालना है। तो सेम तरीके से बनाएंगे, जो पहला नंबर क्वेश्चन में किए हैं और जो दूसरा नंबर में किए हैं उन दोनों को मिला करके दे दिया है। मतलब कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, वहाँ से एसिम्प्टोट्स निकालना है। अगर होगा, नहीं तो फिर वर्किंग रूल के द्वारा निकालेंगे। तो हम लोग सभी के द्वारा काम करेंगे। तो सबसे पहले जो वर्किंग रूल लिखा गया उसके अनुसार से हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग लास्ट में पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस भी चेक करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि एक्स का या फिर एक्स और वाई दोनों मिला करके जो हाईएस्ट पावर देखने को मिल रहा है वो 3 है। तो इस कर्व का 3 एसिम्प्टोट्स निकलेगा। तो सॉल्यूशन में आइएगा, लेट पहला स्टेप एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिया गया है, उसको मानिए 3x² वाई माइनस 4y³ माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 है पहला स्टेप में। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दूसरा स्टेप में जाते हैं और दूसरा स्टेप में क्या किया जाता है, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m इन हाईएस्ट डिग्री टर्म एंड सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म कितना है, 3 है, और सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, मतलब 3 से एक कम। तो 3 से जो एक कम डिग्री वाला होगा उसमें हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 से एक कम 2 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 डिग्री का कोई भी टर्म नहीं है। और टर्म किसको बोला जा रहा है, जो प्लस या माइनस के द्वारा जितना सेपरेशन रहता है इसी को टर्म बोला जाता है, राइट। तो यहाँ से अगला स्टेप लिखिए, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m इन थर्ड डिग्री टर्म। थर्ड डिग्री टर्म क्योंकि हाईएस्ट पावर अभी थर्ड डिग्री टर्म है, इसलिए थर्ड डिग्री टर्म एंड सेकेंड डिग्री टर्म एंड सोन। आगे भी आप लोग लिख सकते हैं फर्स्ट डिग्री टर्म में। और ये भी लिखवाया गया था एंड नेम देम। क्या नाम देना है, 3m थर्ड डिग्री टर्म के लिए एंड 2m सेकेंड डिग्री टर्म के लिए। और आगे अगर हम बढ़ाएं तो 1m। ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग समझ सको इसलिए लिख दिए कि क्या करना है, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू m पुट करना है थर्ड डिग्री टर्म में। जहाँ जहाँ थर्ड डिग्री टर्म दिखेगा, जहाँ जहाँ थर्ड डिग्री टर्म दिखेगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे थर्ड डिग्री टर्म है। तो यहाँ से देखिए ये थर्ड डिग्री टर्म है क्योंकि पावर 3 है। ये भी थर्ड डिग्री टर्म है क्योंकि x का पावर 2 y का पावर 1 3। ये भी थर्ड डिग्री टर्म है। ये फर्स्ट डिग्री टर्म है, ये फर्स्ट डिग्री टर्म है। तो यहाँ से हम लोग 3m इज इक्वल टू लिखते हैं ये और इन तीनों के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे 1 और y जगह पे m पुट करेंगे। तो x के जगह पे 1 का पावर में 3 प्लस 3 इंटू x के जगह पे क्या पुट करना 1, y के जगह पर m माइनस 4, y के जगह पे क्या पुट करना है m और क्यूब। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा अच्छा से। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 3m माइनस 4m क्यूब। आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि जब हम लोग c निकालते हैं तो 3m का 2 बार डिफरेंशिएशन का ज़रूरत होता है। तो यहीं पे हम लोग कर लेते हैं ताकि बाद में हम लोगों को करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। इसको एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए। 3m
को एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे मतलब इसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है। 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 3m का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3 माइनस 12m²। इसको मान लीजिए स्टार, इक्वेशन मानने का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला में यूज होता है। अब बाद में भी निकाल सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला में हम लोग देख चुके हैं कि फाई 3 डबल डैश m का भी ज़रूरत पड़ता है। और ये निकालना टफ थोड़ी ना है, इसका मतलब है एक बार डिफरेंशिएशन, इसका मतलब है 2 बार डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, ये तो 0 का ख़त्म, कोई वैल्यू नहीं है। 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0 माइनस 24m। तो यहाँ से इसी को फाई 3 डबल डैश m को अच्छे से लिखे तो माइनस 24m। यहाँ से इसको मान लेते हैं डबल स्टार, क्योंकि पहचान दे देंगे ना तो आगे बुलाने में आसानी होगा। इसको पहचान दिया रहेगा, बोलेंगे स्टार कम हेयर एंड फिट इन दिस वैल्यू, जो फॉर्मूला रहेगा उसमें। तो हम लोगों को निकालना था ये, लेकिन फॉर्मूला में ज़रूरत पड़ता है सी निकालने में एक बार डेरिवेटिव और 2 बार डेरिवेटिव, इसीलिए आगे किए। उसके बाद आगे चलते हैं, 3rd डिग्री टर्म में रख दिए, 2nd डिग्री टर्म में रखते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि 2nd डिग्री टर्म कहीं पे है क्या, ये 3rd था, ये 3rd था, ये 3rd था, तो 2nd डिग्री टर्म कहीं पे है ही नहीं। तो यहाँ से 2nd डिग्री टर्म का मतलब फाई 2m, ये बताता है कि 2nd डिग्री टर्म है 2 और ये 3 है मतलब 3rd डिग्री टर्म है। तो इसका कोई भी टर्म ऊपर में है ही नहीं 2nd डिग्री टर्म का, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब हम लोग ये भी देखे थे कि इसका भी डेरिवेटिव का यूज करता है, तो इसको भी एक बार डेरिवेटिव कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, या फिर 0 का डेरिवेटिव 0। ये तो क्लियर है। एक और निकाल लेते हैं फाई 1m, ये भी ज़रूरत पड़ जाता है फॉर्मूला में, तो वहाँ पर निकालें या यहाँ पर निकालें, यहाँ पर हम लोग आसानी से इसको देख सकते हैं। तो इसको जो निकाले हैं ना, इसको h मान लेते हैं। अब h स्टार डेल्टा सिग्मा कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेजुएशन में कुछ भी मानिए, इट्स ऑन यू। तो फाई 1m का मतलब है कि जो भी कर्व दिया गया ना उसमें 1st डिग्री टर्म मतलब पावर में 1 हो, वैसा वाला इक्वेशन को देखना है। तो यहाँ से 1st डिग्री टर्म ये है, 1st डिग्री टर्म ये है, और 1st डिग्री टर्म ये नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये कांस्टेंट नंबर है। तो x प्लस वाई मतलब कि माइनस के साथ x है और प्लस के साथ y। तो पुट क्या करना है, ये x की जगह पे 1, तो यहाँ से 1 पुट करेंगे तो -1, और y की जगह पे m, तो -1 प्लस m हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पे वैल्यू होगा -1 प्लस m, राइट। इसको भी मान लीजिए इक्वेशन 3 के बाद 4, इसका डेरिवेटिव यूज नहीं पड़ता है आगे में। ये तो 2 स्टेप हुआ। अब तीसरा स्टेप में हम लोग क्या करते थे कि इक्वेट करते हैं, इक्वेट फाई nm, और n के जगह पे अभी फाई 3m इज इक्वल टू 0। जो भी फाई 3m है ना उसको 0 के साथ इक्वेट करना है। तो यहाँ से फाई 3m क्या है भाई, ये देखिए फाई 3m 1 प्लस 3m माइनस 4m³, इसको 0 के साथ इक्वेट करते हैं, 1 प्लस 3m। तो यहाँ से हो जाएगा, ये स्टेप था लिखाया गया है, 1 प्लस 3m माइनस 4m³ इज इक्वल टू 0। इसको आगे हम लोग अरेंज करके लिखते हैं, 4m³ को इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं और इसको इधर करते हैं, अरेंज शिफ्ट कर रहे हैं। तो आगे देखिए
यहाँ पे हो जाएगा 4m³ माइनस 3m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आ गया क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन का कितना है, 3 है। हाईएस्ट पावर जितना रहता है उतना इस इक्वेशन का डिग्री होगा और उतना ही m का वैल्यू निकलेगा। तो आप लोगों को क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पावर 2 रहता है ना, उसको सॉल्व करने के लिए जानते हो। इसको बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं। तो बनाने का तो इसका बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम लोग यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। कौन सा? हीट एंड ट्रायल मेथड नाम है इसका, इस प्रोसेस का, जिसके द्वारा हम लोग यहाँ से m का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या करना रहता है ना, कि कुछ वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखेंगे। यहाँ पे m के जगह पे कुछ वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो कौन सा वैल्यू पुट करेंगे? या तो 1 पुट करेंगे -1, 2 पुट करेंगे -2 पुट करेंगे। कौन कौन सा वैल्यू? 1 या फिर -1, 2 या फिर -2, 3 या फिर -3। इन सब में से वैल्यू पुट करके देखेंगे। जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वो उसका एक फैक्टर बनेगा, और उस फैक्टर से फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो उसका टोटल नंबर ऑफ रूट्स, इस इक्वेशन का 3 रूट्स निकालना रहेगा, तो वो तीनों का तीनों निकल जाएगा। और ये हमेशा के लिए फिक्स है, हमेशा 1 या फिर -1, 2 या फिर -2 और 3 या फिर -3 पुट करके इसमें देखेंगे। जिसमें सेटिस्फाई कर गया वही इस इक्वेशन का एक रूट होगा, और 2 और रूट निकालने के लिए हम लोग फिर डिवाइड करेंगे। मैक्स टू मैक्स यही 6 में से कोई ना कोई सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें 1 पुट करके देखते हैं, m इज इक्वल टू 1। तो देखते हैं कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा 4m³ मतलब 1 का क्यूब -3 × 1 -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 4 - 3 - 1 इज इक्वल टू 0। तो 4 -3 और 1 4 इज इक्वल टू 0, मतलब 0 इज इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई कर गया। m इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर गया इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन का एक रूट क्या हो जाएगा? 1। अभी अगर 1 नहीं सेटिस्फाई करता तो -1 पुट करके देखते, ये नहीं करता तो इसको पुट करते, ये नहीं करता तो इसको पुट करते, कोई ना कोई इन 6 में से सेटिस्फाई फिर कर जाता। तो यहाँ पे 1 अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो एक रूट तो मिल गया, लेकिन ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन का कितना रूट्स निकलेगा? 3। तो एक रूट तो हम लोगों को पता चल गया जो 1 है। 2 और रूट्स निकालना है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आया है ना, 1 आया है, इसको माइनस करते हैं और इसके साथ में m लाते हैं, और इससे इस वाले टर्म को डिवाइड करते हैं। तो फिर हम लोगों को 2 और रूट मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर बनने के बाद। तो देखते हैं आगे कैसे काम होगा। तो देखिए m1 यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया, तो यहाँ पे लिख लीजिए m इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ऊपर वाले इक्वेशन को 1 सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए जो प्लस में रहेगा, क्योंकि 1 प्लस में है तो ये माइनस के साथ m-1 इस इक्वेशन का फैक्टर हो जाएगा। इज 1 फैक्टर ऑफ एबव। ये आप लोगों को लिखना नहीं है, ये इस प्रोसेस का नाम बताया गया। तो m-1 इज 1 फैक्टर ऑफ एबव इक्वेशन। क्योंकि देखिए अगर 20 कोई नंबर है, अगर इसको 5 डिवाइड करेगा, 5 4 जा 20, तो 5 है वो 20 का फैक्टर भी होगा। क्योंकि अगर 1 इसमें सेटिस्फाई कर गया है तो m-1 यहाँ पे फैक्टर होता है, उसी प्रकार से 5 है इसको डिवाइड कर रहा है तो 5 है वो 20 का फैक्टर होता है। तो इसी प्रकार से ये m-1 इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर होगा तो
इसको डिवाइड करेगा। तो इसका हम लोग डिवीजन करते हैं। m-1 फैक्टर है, ये डिवाइड करेगा 4m³ माइनस 3m-1, ये हो गया। इसका डिवीजन आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए कैसे होता है। ये m है, यहाँ पे m को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4m³ आ जाए। m को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4m³ आ जाए, तो यहाँ से 4m², इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m² इंटू m, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। तो यहाँ से हो जाएगा 4m³, और 4m³ के साथ ऑटोमेटिकली ये मल्टीप्लाई हो जाता है। 4m³ - 1 के साथ ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4m³ - 1, तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस में 4m²। अब इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए इसको काटना है, ये प्लस में है तो इसको माइनस में करते हैं, ये माइनस में है तो ये प्लस में करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4m²। अब इसमें इसको घटाना और जोड़ना शुरू मत कीजिएगा, क्योंकि ये स्क्वायर में है और इसका पावर 1 है। तो जो बच गया उसको फिर लिख देते हैं। तो ये 4m² प्लस के साथ ये वाला साइन लेंगे जो लास्ट में आता है, क्योंकि ये साइन को हम लोग चेंज कर दिए, -3m-1। फिर से वही काम करना है कि m को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4m² आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, प्लस 4m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m इंटू m, 4m² हो जाएगा। और ये जो 4m है वो ऑटोमेटिकली इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4m - 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4m। सिंपल। उसके बाद देखिए इसको काटना है, तो इसके साथ सिंबल को चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, माइनस ये प्लस, तो यहाँ से देखिए ये प्लस में है माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 3m और 4m, ये प्लस में है, नीचे वाला साइन लेना है, तो 4m में 3m गया, तो यहाँ से क्या बचेगा प्लस है, और साथ में बचेगा -1। सिंपल सा। फिर से वही काम करेंगे कि m को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि m आ जाए। m को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि m आ जाए, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू m इज इक्वल टू m, और ये 1 ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो रहता है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ पे इसको काटना है, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, माइनस का साइन है प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये 0 आ गया, पूरी कट गया, क्योंकि ये इसका फैक्टर था, इसीलिए ये जो फैक्टर बना वो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, मतलब इसका रिमाइंडर 0 आ गया। अब देखिए हम लोगों के पास एक इक्वेशन आया 4m² प्लस 4m प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। हम लोगों के पास एक फैक्टर क्या है m-1, तो m-1, यहाँ से देखिए m-1 और साथ में ये 4m² प्लस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो क्यूबिक इक्वेशन है, इस क्यूबिक इक्वेशन को हम लोग इस प्रकार से लिख दिए हैं, ऊपर वाले ही टर्म को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि या तो m-1 0 होगा, m-1 इज इक्वल टू 0, या तो ये वैल्यू 0 होगा 4m² प्लस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1, और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब 2m का वैल्यू निकलेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए जानते हो आप लोग, यहाँ बीच वाला को ब्रेक करना है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 4m²। 2m प्लस 2m कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद 4m आ रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 4m² आ रहा है, जो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है।
प्लस लास्ट में 1 है तो 1 लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है, तो 2m इसके पास भी है, कॉमन ले लेते हैं, 2m यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा m और साथ में बचेगा 2, यहाँ पे 2m बचा तो 2m इंटू 2m 4m स्क्वायर हुआ और यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1। उसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन +1 सिर्फ होगा, तो यहाँ से बचेगा 2m + 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि 2m + 1 और यहाँ से 2m + 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2m + 1 इज इक्वल टू 0 और 2m + 1 इज इक्वल टू 0। तो m का जो वैल्यू आया वो -1/2 और m का वैल्यू आया -1/2, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है तो m का जो वैल्यू आया है वो सेम आया। तो देखिए क्यूबिक इक्वेशन था, क्यूबिक इक्वेशन को इस प्रकार से तोड़ दिए ताकि हम लोग इसका रूट्स निकाल सकें, और क्यूबिक इक्वेशन के अंदर 3 वैल्यू ऑफ m निकलता है, तो एक वैल्यू ये, 2 वैल्यू ये। इसके बाद का क्या स्टेप है कि c का वैल्यू निकालना, जितना m का वैल्यू निकलेगा उतना ही c का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ से हम लोग c 2 तरीके से निकालेंगे, पहला इसके लिए c निकालेंगे क्योंकि c m इज इक्वल टू 1 के लिए निकालेंगे, और c -1/2 और -1/2 के लिए निकालेंगे, क्योंकि 2 फॉर्मूला आप लोगों को बताएं कि m का वैल्यू अगर अलग हो और m का वैल्यू यदि सेम हो, यहाँ पे रिपीट कर रहा है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है c का और इसके लिए अलग फॉर्मूला है c का। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए c निकालते हैं, इसके लिए c निकालते हैं, उसके बाद हम लोगों का रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स आ जाएगा। स्टेप सिर काम करना है, तो देखते हैं आगे। तो हम लोग निकाल रहे हैं टू फाइंड c व्हेन m इज डिफरेंट। जब m का वैल्यू डिफरेंट हो, अलग हो, उसके लिए c का फॉर्मूला क्या है, तो उसके लिए होता है c इज इक्वल टू -φ2m अपॉन में φ3m का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो यहाँ से c का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए -φ2m पीछे निकाले हैं और φ3m डैश, मतलब φ3m का एक बार डेरिवेटिव भी निकाले हैं, दोनों का वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखिए क्या वैल्यू है देख लेते हैं, φ2m और φ3m का डेरिवेटिव। तो यहाँ से देखिए φ2m का वैल्यू 0 है और फॉर्मूला में है -φ2m, तो 0 के साथ माइनस लगा देंगे मतलब 0 ही रहेगा, और एक है अपॉन में φ3m का 1 टाइम डेरिवेटिव। φ3m का 1 टाइम डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आया है 3 - 12m², 3 - 12m², तो दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू आया है ऊपर में φ2m का वो 0 आया है और माइनस कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से है 3 - 12m², तो ऊपर में 0 है नीचे में कुछ भी रहे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो c का जो वैल्यू आया एक वो 0 आया जब m का वैल्यू डिफरेंट था। अब m का वैल्यू जब रिपीट कर रहा है उसके लिए c का वैल्यू निकालेंगे, तो फॉर रिपीटेड वैल्यू ऑफ m, रिपीटेड वैल्यू ऑफ m के रिपीटेड वैल्यू के लिए, और m का रिपीटेड वैल्यू क्या है -1/2, फाइंड c हम लोग निकाल रहे हैं जब m का वैल्यू रिपीट कर रहा है। इसके लिए अलग फॉर्मूला था, इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया गया c² अपॉन में फैक्टोरियल 2,
साथ में है फाई 3m का डबल डेरिवेटिव, फिर सी स्क्वायर के बाद था सी अपॉन में फैक्टोरियल 1, और यहाँ पे था फाई 3m तो यहाँ पे था फाई 2m, 2 बार डेरिवेटिव, यहाँ पे 1 टाइम डेरिवेटिव, प्लस फाई 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ से हो जाएगा 1। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है, इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना है आप लोगों को। तो जो जो वैल्यू पूछ रहा है वो यहाँ पे पुट कर देना है, बाकी फिर हम लोगों का सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से C2 ही रहेगा, 2 का फैक्टोरियल 2 ही रहने वाला है। फाई 3m का डबल डेरिवेटिव, फाई 3m का डबल डेरिवेटिव, फाई 2m का सिंगल डेरिवेटिव और फाई 1m, इसका वैल्यू को देख लेते हैं और उसको यहाँ पे पुट करते हैं। और आप लोग भी पीछे लिखे हुए हैं उससे देखिएगा। तो यहाँ से देखिए फाई 3m का डबल डेरिवेटिव -24m है, फिर था फाई 2m का सिंगल डेरिवेटिव, यहाँ से देखिए फाई 2m का सिंगल डेरिवेटिव 0 है, और फाई 1m का वैल्यू -1 + m है। तो यहाँ से इन सब वैल्यू को वहाँ पे पुट करते हैं। तो जो फाई 3m डबल डैश का वैल्यू है वो है -24m, प्लस सी फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कुछ नहीं होगा, 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे छोड़ देते हैं। फाई 2m डैश, इसका वैल्यू बताएं कि वो 0 के बराबर है, 0 के बराबर है तो सी इंटू 0 हो जाएगा, और प्लस में फाई 1m का वैल्यू -1 + m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए सिंपली हो गया 12, तो ये हो जाएगा C2 - 12m प्लस C इंटू 0 0 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा 0 और ये प्लस और माइनस, -1 + m इज इक्वल टू 0। तो आगे जो वैल्यू हो जाएगा वो देखिएगा -12m C स्क्वायर, 0 को यहाँ से हटाते हैं और -1 + m इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों को किसका वैल्यू निकालना है? C का। ये C स्क्वायर है, मतलब C का 2 वैल्यू निकालेगा। तो यहाँ से C का वैल्यू निकालते हैं, तो C को एक तरफ कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखिए 12m C स्क्वायर, ये इधर करते हैं और इसको इधर करते हैं, तो +1 - m हो जाएगा। यहाँ से आगे करते हैं तो C स्क्वायर इज इक्वल टू +1 - m इज इक्वल टू ये 12m नीचे कर देते हैं। तो यहाँ से C स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो ये आया +1 - m -12m। अब यहाँ पे पुट करते हैं m का वैल्यू जो निकालें हम लोग। m का वैल्यू किसके लिए निकाल रहे हैं? -1/2 के लिए, क्योंकि C बोलता है कि जितना m आएगा उतना मैं भी आऊँगा। तो m का यहाँ पे कितना वैल्यू है? -1/2, 2 टाइम्स है। तो 2 टाइम्स को हम लोग एक ही टाइम्स लिखे हैं क्योंकि रिपीटेड वैल्यू है। तो यहाँ से -1/2 m के जगह पे पुट करते हैं, तो पुट m इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ से C स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा वो +1 और -1/2। ये m के जगह पे ये m का वैल्यू को पुट किए, और यहाँ से -12 m के जगह पे फिर से यहाँ से -1/2। तो यहाँ से देखिए वैल्यू आ जाएगा 1 +1/2। यहाँ से 2 6 कटेगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ से अपॉन में हो जाएगा 6।
सी स्क्वायर का वैल्यू आया। इसका एलसीएम लेते हैं ऊपर और फिर आगे काम करते हैं। तो 1 + 1/2 का एलसीएम लेंगे, मतलब 1/1 करके, तो यहाँ से वैल्यू आएगा 3/2, 3/2 और नीचे रहेगा 6। तो आगे देखिए सी स्क्वायर का जो वैल्यू आया है, सी स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3/2, ऊपर ऐड करेंगे और नीचे में 6 है, तो यहाँ से 3 2 जा 6 आ जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा सी स्क्वायर का वैल्यू 1/4। अब यहाँ पे हुआ कैसे देखिए, 3/2 था और अपॉन में 6 है, 6 है मतलब कुछ नहीं, नीचे 1 है। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 3/2 इंटू में 1/6, 1/6, ये 3 2 जा 6, तो यहाँ से आया 1 ऊपर में और 2 2 जा 4, यही तो वैल्यू आया है। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर को अगर हम इधर करते हैं तो c = अंडर रूट में 1/4 प्लस माइनस के साथ। तो यहाँ से c का वैल्यू आ जाएगा ±1/2। देखिए 4 है तो 4 बाहर निकलेगा, स्क्वायर से 2 हो जाएगा, 1 तो बाहर निकल ही जाता है स्क्वायर से। तो c का 2 वैल्यू आया। m का वैल्यू क्या था, -1/2, -1/2, तो c का भी 2 वैल्यू आ गया, +1/2 और -1/2, क्योंकि ये रिपीटेड वैल्यू के लिए ये वैल्यू आया। अब रिक्वायर्ड एसिम्पटोट लिख देते हैं, यहाँ से सिंपल सा हो गया। हेंस रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स, यहाँ से रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स क्या हो जाएगा, y = mx + c। ये मेन फॉर्मूला होता है, ये एसिम्पटोट निकालने का मेन फॉर्मूला होता है। यहाँ पे m का वैल्यू और c का वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू को पुट करते हैं, देखिए m = -1 पुट करेंगे और साथ में c का वैल्यू +1/2 पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए y = m की जगह पे -1/2, -1/2 x प्लस c की जगह पे 1/2। इसको सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम लेंगे 2, यहाँ से हो जाएगा -x और यहाँ से हो जाएगा +1। तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2y - x + 1। इसका मतलब 2y इधर करेंगे तो +x - 1 = 0। एसिम्पटोट्स पहला आ गया, पहला एसिम्पटोट्स फर्स्ट। सेकेंड के लिए फिर से क्या करेंगे, अब फिर से -1/2 पुट करेंगे। ये देखिए -1/2, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम ही है ना, तो -1/2 पुट करेंगे और साथ में ये अभी c का वैल्यू पुट कर दिए, अब की बार इसको पुट करेंगे -1/2। तो यहाँ से देखिए एक और निकाल रहे हैं, तो y का y रहेगा, m की जगह पे -1/2 x प्लस c की जगह पे फिर से ये वाला -1/2 पुट करेंगे, तो ये -1/2। यहाँ से एलसीएम फिर से लेते हैं 2, इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, राइट। यहाँ पर भी वही काम किए, एलसीएम लेने पता है, यहाँ से हो जाएगा -x और यहाँ से हो जाएगा -1, यहाँ से हो जाएगा y। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2y = -x - 1। तो यहाँ से देखिए -x का वैल्यू 2y प्लस में आ जाएगा, +x + 1 = 0। तो यहाँ से ये दूसरा एसिम्पटोट्स निकल गया, 2y + x + 1 = 0। दो एसिम्पटोट्स यहाँ पे निकल गया, दो एसिम्पटोट्स हम लोग निकाल लिए। एक एसिम्पटोट्स जो c = 0 और m = 1, उसके लिए भी निकाल लेते हैं। देखिए तीसरा एसिम्पटोट्स y = mx + c, इसी पे निकालते हैं। तो y = m का वैल्यू क्या आया था, m का वैल्यू 1 आया था, x प्लस c का वैल्यू 0 आया था। तो यहाँ से हो जाएगा y - x = 0। तो ये 3 एसिम्पटोट्स इसका निकल चुका है, और आप लोगों को पहले भी बताए थे कि क्यूबिक इक्वेशन के अंदर 3 एसिम्पटोट्स निकलता है,
और 3 एसिम्पटोट्स, 2 एसिम्पटोट्स किसके लिए निकाले हैं? रिपीटेड वैल्यू के लिए, और 1 एसिम्पटोट्स किसके लिए निकाले हैं? नॉन रिपीटेड वैल्यू ऑफ m, राइट। तो अब हम लोग क्वेश्चंस में जो पूछा गया था कि फाइंड ऑल द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस, y एक्सिस एंड ऑब्लिक एसिम्पटोट, तो यहाँ से ऑब्लिक निकाल लिए हैं, पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस के लिए भी हम लोग चेक कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस हम लोग चेक करते हैं, और इसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला भी बता दिया गया है कि कैसे चेक किया जाता है। पैरेलल टू x एक्सिस के लिए कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, और पैरेलल टू y एक्सिस के लिए कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोग कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x निकालेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है? देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ x मतलब x का हाईएस्ट पावर, तो x का हाईएस्ट पावर यहाँ पे देखिए x क्यूब है, और इसका कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये पॉसिबल है? 1 क्या 0 के बराबर होता है? नहीं होता है। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नो एसिम्पटोट्स पॉसिबल। यहाँ पे इधर में लेफ्ट साइड में कोई वेरिएबल होना चाहिए था, राइट। तो हम लोगों का एसिम्पटोट्स निकलता। तो इसमें नो एसिम्पटोट्स हो गया, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस के लिए देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, तो y का हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो y का हाईएस्ट पावर देखिए y क्यूब है, y क्यूब हाईएस्ट पावर ऑफ y है, इसका कोफिशिएंट कितना है? -4। तो -4 इज इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है? -4 0 के बराबर होता है? नहीं, क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूला में बताया गया था कि वो लीनियर आना चाहिए या फिर वेरिएबल के फॉर्म में। तो यहाँ से नो एसिम्पटोट्स पॉसिबल, यहाँ पर भी कोई एसिम्पटोट्स पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चंस दिया गया था इसके अंदर ना ही x एक्सिस और ना ही y एक्सिस के लिए एसिम्पटोट्स पॉसिबल होगा। तो ये चैप्टर आप लोगों का एसिम्पटोट्स ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। थैंक यू।